डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ग्रुप। आज हम 9th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 4 जो कि टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 4.7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। अब हम इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको शॉर्ट नोट से इसकी मेन पॉइंट्स और की डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके बाद जो है हम बुक से इसका ओवरव्यू भी लेंगे। शॉर्ट नोट से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ मैनी पार्टिकल ईच पुल्ड बाय ग्रेविटी टूवर्ड द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो आपको पता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स के मिलने से वो बना होता है। हर एक पे जो है वो ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ पुल कर रही होती है। दीज ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर पैरेलल एंड इक्वल टू mg ऑफ ईच पार्टिकल। अब ये जो फोर्सेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक तो, और दूसरे नंबर पे ये वेट के इक्वल होती हैं हर पार्टिकल के। दस जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जनरल तौर पे हर पार्टिकल को तो नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल की उन्होंने फोर्सेस जो हैं वो ड्रा की हैं कि वो नीचे की तरफ ग्रेविटी किस तरह से उन पे फोर्स लगा रही है, उनके वेट की वजह से ये फोर्सेस नीचे की तरफ बन रही हैं। अब इन सब का वेक्टर सम करें, इन सब को सम करें तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से रिजल्टेंट जो है वो इस तरह एक ही सिंगल फोर्स हम इनका निकाल सकते हैं। वो जो है इन सब को सम करने से आएगा, तो ये टोटल वेट को रिप्रेजेंट कर रही है। हर पार्टिकल का जो वेट है उसका सम करके एक ही रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आ गई है। सम ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेज इज इक्वल टू टोटल वेट। और ये जितनी भी फोर्सेज उन पे एक्ट कर रही हैं उनको अगर हम सम करें तो वो किसके इक्वल आएगा? इन तमाम पार्टिकल्स के टोटल वेट के इक्वल, क्योंकि mg जो है वो मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इक्वल टू वेट होता है। डेफिनेशन अगर करें, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द टोटल वेट ऑफ अ बॉडी अपेयर टू एक्ट। ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट है जहाँ पे उसका टोटल वेट जो है वो लग रहा होता है कि एक्ट कर रहा है, ठीक है, अपेयर टू एक्ट। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इफ़ अ बॉडी इज सपोर्टेड एट इट्स सी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नो रोटेशन अकर। अगर तो कोई बॉडी जो है वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सपोर्ट ले रही है तो उसमें रोटेशन नहीं होगी। फॉर रेगुलर शेप सी जी लाइज एट द जियोमेट्रिकल सेंटर। अगर तो शेप रेगुलर है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर में जो है वो लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर में। इसको भी मैं आपको अभी डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन लेमिना। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें प्लेन लेमिना की, तो सस्पेंड एन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट फ्रीली फ्रॉम टू और मोर पॉइंट्स। एक जो इरेगुलर शेप है उसको आप सस्पेंड करें एक या दो डिफरेंट पॉइंट्स से। यूज़ अ प्लम लाइन टू ड्रा वर्टिकल लाइन। उसके बाद आपने प्लम लाइन से वर्टिकल लाइंस ड्रा करनी है। द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और उनकी जो इंटरसेक्शन होगी लाइंस की उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। सी जी जो है वो समटाइम लाई करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, कप और बॉल के अंदर। वो अंदर नहीं बल्कि बॉडी के बाहर जो है वो लाई कर रहा होता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको अब बुक से। ये तो अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारे पास एक इरेगुलर शेप प्लेन लेमिना है। अगर आपने इसको फाइंड आउट करना है तो लेट्स से आपने एक बार इसको इस पॉइंट से अटैच करके हैंग किया, तो ये इस तरह से नीचे को हैंग हुआ, ठीक है। आपने इसको प्लम लाइन के थ्रू जो है एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन आपने, स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा करनी है। फिर आपने इसको इस पॉइंट पे जो है वो रखना है और दोबारा से इसको सस्पेंड करना है। तो लेट्स से ये इस तरह से सस्पेंड हुआ और आपने इसकी फिर से प्लम लाइन के थ्रू लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। तो जहाँ पे इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसकी वहाँ पे लाई करेगी। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बाहर भी लाई कर रही होती है, जैसे कि आप यहाँ पे बाउल देख रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बाउल इज़ आउटसाइड द मटेरियल। अब ये यहाँ पे करके ये सेंटर में, इस पूरे बाउल के सेंटर में है ये लाइन। ये नहीं समझनी कि आप उसकी इस दीवार को जो है टच कर रही है, बिल्कुल इसके सेंटर में एक इमेजिनरी सा पॉइंट आपने ड्रा किया है वो है।
नंबर 2 पे सेंटर ऑफ मास आ जाता है। ये क्या था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ मास को समझते हैं हम। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज द पॉइंट एट विच द इंटायर मास ऑफ अ बॉडी कैन बी अज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड। एक ऐसा पॉइंट है बॉडी का जहाँ पे उसका तमाम मास जो है वो अज्यूम किया जा सकता है कि इकट्ठा है, कंसनट्रेटेड है। इवन इफ द बॉडी पार्टिकल्स मूव डिफरेंटली, सेंटर ऑफ मास कैन स्टिल बी डिफाइंड। अगर किसी बॉडी के पार्टिकल जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो भी हम उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ कैन बी अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास टू एनालाइज द सिस्टम मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो हम लगा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं अभी आपको बुक से दिखाता हूँ। अ रोटेटिंग रेंच स्लाइडिंग ऑन अ फ्लोर हैज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, इट्स सेंटर ऑफ मास मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एट कॉन्स्टेंट स्पीड। ये भी मैं अभी आपको बुक पे लेके जाता हूँ, वहाँ से ये एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। बुक में इसको कुछ यूँ एक्सप्लेन किया गया है कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो एप्लीकेबल होता है सिंगल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। चाहे एक सिंगल पार्टिकल है या पूरा सिस्टम है पार्टिकल्स का, उन सब पे जो है वो लॉ अप्लाई होता है। इवन व्हेन द पार्ट ऑफ अ सिस्टम हैव डिफरेंट वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन, देयर इज स्टिल वन पॉइंट इन द सिस्टम हुज एक्सेलरेशन कुड बी फाउंड बाय अप्लाइंग सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ जो है वो आपने फिज़िक्स के अंदर जो है वो फर्स्ट चैप्टर के या सेकेंड चैप्टर में आपने किया होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। डिफाइन इसको किस तरह से किया जाता है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसनट्रेटेड। और जो एक रेंच की एग्जांपल दी गई थी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रेंच जो है उसको स्लाइड करवाया गया है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, बार बार जो है वो एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर के ऊपर जो है वो स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, गिवन below a rotating wrench slide along a frictionless floor, there is no resultant force on the wrench, therefore its center of mass shown by yellow dot follow a linear path with the constant speed। तो आप ये देखें कि ये जो उसका सेंटर ऑफ मास है, अब रेंच की डायरेक्शन कभी कहीं जा रही है कभी कहीं जा रही है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही लाइन को, लीनियर जो मोशन है उसको फॉलो कर रहा है, और वो बिल्कुल एक लाइन जैसा पाथ जो है वो आपको नज़र आ रहा है उसमें कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर जी इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अर्थ के ऊपर जो है वो सेंटर ऑफ मास जो है वो कोइंसाइड कर रहा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है कि इन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत जो है कोई शार्प डिफरेंस नहीं है। तो दोनों जो हैं अर्थ के ऊपर अगर हम चीज़ों पे देखें तो दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे होते हैं मोस्टली। तो अर्थ के लिहाज से आपने याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा इक्वल होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम 4.8। इसको हम पहले जो है वो नोट से डिस्कस करते हैं, इसके मेन पॉइंट्स और डेफिनेशंस को। उसके बाद जो है हम बुक से भी इसका ओवरव्यू लेंगे। जी, तो इक्विलिब्रियम को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम यूँ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी नो एक्सप्लोर हाउ फोर्सेस कैन बी बैलेंस सो अ बॉडी डज नॉट मूव और रोटेट। अब हमने ये एक्सप्लोर करना है कि किस तरह से फोर्सेस को अगर हम बैलेंस कर दें तो बॉडी ना तो मूव करेगी और ना ही रोटेट। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें इक्विलिब्रियम को, तो अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम इफ़ इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स और एक्सेलरेशन। हम उस वक़्त किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में मानते हैं कि उस पर तमाम फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड हैं। उस वक़्त हम उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो है वो समझेंगे जब उस पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सारी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रही हैं और नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। दो ही सिचुएशन हैं, या तो उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रही, अगर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सारी या फिर बैलेंस हैं, यानी उनमें ऐसे नहीं है कि एक फ़ोर्स कोई ज़्यादा है एक फ़ोर्स कम लग रही है, सारी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। और दूसरी है कि या उसमें एक्सेलरेशन जो है वो भी बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए। एक्सेलरेशन से मुराद अब ये याद रखना है आपने कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटीज़। तो
हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, एक चीज़ एक ख़ास स्पीड से यानी एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि उसकी स्पीड कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो अगर किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी है तो वो भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम को देखें तो यहाँ पे हमने दो बेसिक इसमें जो है वो चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो है कि उस पर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो आ जाए और दूसरी एक्सेलरेशन। अब हम टाइप्स देखते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक से मुराद है कि रेस्ट में है बॉडी, बॉडी अगर रेस्ट में है तो इट्स मीन नेट फोर्स और नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, तो ही बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी। अगर उस पर तमाम फोर्सेस जो लग रही हैं वो कैंसिल आउट हो गई हैं और या उस पर जो टॉर्क है वो भी ज़ीरो के इक्वल है, तो हम उसे कहेंगे कि बॉडी किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। नंबर 2 पे आ जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक का वर्ड हम यूज़ किसके लिए करते हैं कि किसी फ्लो में है, मूवमेंट में है बॉडी, तो उसके लिए हम स्टैटिक नहीं बोलते, उसके लिए हम डायनेमिक बोलते हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी मूव कर रही है लेकिन एक ख़ास वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जिसकी वजह से उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, ठीक है। और नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, बट द बॉडी इज़ इन द मोशन। अब उस पर नेट फोर्स जो लग रही है वो ज़ीरो में ही है, मतलब उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, लेकिन फिर भी वो एक ख़ास मोशन के साथ जो है वो मूव करती जा रही है। एग्जाम्पल अब इसकी अगर हम देखें एक बुक जो कि टेबल के ऊपर पड़ी है उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे कि वो एक रेस्ट में पड़ी हुई है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। नंबर 2 पे एक कार जो कि मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ एक रोड के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का आपको मेन बातें समझ आ गई होंगी। बुक से अब हम इसको देख लेते हैं, जैसा कि बुक के ऊपर मेंशन है। ये तो यहाँ पे लिखा है कि हमने पहले ये पढ़ा है कि ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन जो है वो काज किया जा सकता है बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि ट्रांसलेटरी से मुराद है एक लाइन के अंदर और रोटेशनल का मतलब है कि एक पॉइंट के अराउंड। तो नाउ वी शैल सी हाउ एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी बैलेंस टू प्रोड्यूस द नो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इफेक्ट। अब हमने ये देखना है कि किस तरह से फोर्सेस को बैलेंस किया जाता है ताकि कोई ट्रांसलेशनल या रोटेशनल इफेक्ट ना काज हो। तो हमें पता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, मल्टीपल फोर्सेस, और उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आ रहा है, तो बॉडी जो है वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मूव कर रही है ऑलरेडी तो वो मूव ही करती रहेगी, और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ इट हैज़ नो एक्सेलरेशन। ठीक है, मूव कर रही है तो मूव एक कांस्टेंट स्पीड से कर रही है, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, या तो फिर रेस्ट में है, दूसरी कंडीशन ये है कि रेस्ट में है, तो दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। टाइप्स को हमने पढ़ा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक में चीज़ रेस्ट में होती है, डायनेमिक में चीज़ मूव कर रही है लेकिन एक इक्विलिब्रियम में है, उस पर फोर्सेस जो हैं वो नेट फोर्स जो है वो स्टिल इक्वल टू ज़ीरो है। उसकी एग्जांपल्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखें कि एक बुक है हमारे पास टेबल के ऊपर है, उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स जो है वो एक उस पर लग रही है जो कि टेबल उस पर लगा रहा है। तो इससे हमें पता चला कि जो ओवरऑल फोर्सेस हैं यानी एफ एन जो कि टेबल उस पर लगा रहा है और एफ डब्ल्यू डब्ल्यू जो कि उसका अपना वज़न है जो वो टेबल पे नीचे की तरफ लगा रही है, उन दोनों को माइनस करें तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं और ज़ीरो के इक्वल है। इस वजह से उसमें कोई एक्सेलरेशन नज़र नहीं आ रही, ना उसमें कोई हमें मूवमेंट नज़र आ रही है। तो इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि फोर्स जो है टेबल की वो इक्वल है उसके वेट के, तो जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर रही। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो मज़ीद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताई जा रही हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि हैंग कर रहा है सीलिंग से, इसी तरह एक आदमी जो कि बॉक्स को पकड़े हुए है, अ बीम हेल्ड हॉरिजॉन्टली अगेंस्ट अ वॉल विद द हेल्प ऑफ रोप एंड हैंगिंग वेट आर एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये तमाम जो हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल हैं कि चीज़ें जो हैं वो एक जगह पे रेस्ट में हैं।
वहीं पे अगर आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो पैराट्रोपर जो होते हैं वो एक गुड एग्जांपल है। इन अ फ्यू सेकंड आफ्टर द फ्री फॉल द पैराशूट ओपन एंड अ लिटिल लेटर द पैराट्रोपर स्टार्ट डिसेंडिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वो क्या होंगे, पहले उन्होंने छलांग लगाई, उसके बाद जैसे ही उनका पैराशूट खुला उसके थोड़ी देर बाद वो एक डिसेंडिंग जो कर रहे होंगे वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहे होंगे। उस स्टेट में हम कह सकते हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो फोर्स ग्रेविटी की उन्हें नीचे की तरफ खींच रही है वो बैलेंस हो रही है बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन द पैराशूट एक्टिंग अपवर्ड। और वो बैलेंस किससे हो रही है, जो कि पैराशूट के साथ जो एयर की रेजिस्टेंस है उसकी वजह से वो बैलेंस होती जा रही है। तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है कि बंदा स्टिल मूव कर रहा है नीचे को, लेकिन दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। नेक्स्ट हमने जो समझना है वो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले हमने क्या समझी थी, स्टेट्स या टाइप्स कह सकते हैं आप इक्विलिब्रियम की। अब हमने कंडीशंस को समझना है कि इक्विलिब्रियम में, किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत ही सिंपल हैं। बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम में, यानी फोर्स जो है वो इक्वल होती है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। इफ़ द बॉडी इज़ इन द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन A इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। उसकी जो मूवमेंट है यानी चेंज इन स्पीड नहीं है, कोई भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या तो चल रही है या तो रेस्ट में है। देयरफॉर नेट फोर्स F शुड बी इक्वल टू ज़ीरो और समेशन F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो है वो उस पर जो एक्ट कर रही हैं वो इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के, अगर कोई बॉडी जो है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसको हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर जितनी भी फोर्सेज हैं उनका वेक्टर सम, आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन के लिहाज से भी फोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। उनका सम करने पे उनका जो इक्वल है वो ज़ीरो के इक्वल आ रही हैं। तो फिर हम उसको कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसने फॉलो की है, समेशन एफ जो है वो इक्वल है ज़ीरो के। तो इस वजह से वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है कि एक लाइन के अंदर जो है वो मोशन किया जा रहा है, उसे हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। मज़ीद हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसा केस है जिसमें कोप्लेनर फोर्सेस हैं जैसे F1, F2, F3, जिनके रिजल्टेंट जो हैं वो F के इक्वल हैं, तो उनकी जो है उनको हम पहले रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर, जो कि Fx और Fy होते हैं। तो उनके दोनों का हमें सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल लाना है, ठीक है। Fx जो है वो तमाम फोर्सेस का Fx जो है वो समेशन Fx इक्वल टू ज़ीरो होगा। सम मीन्स तमाम Fx कंपोनेंट जो है उनका सम ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। और इसी तरह जो y डायरेक्शन पे है y कंपोनेंट, उसका सम भी सम ऑफ ऑल Fy इज़ इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन को इस लिहाज से हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूँ लिखते हैं, द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज अलोंग x एक्सिस शुड बी ज़ीरो एंड सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज अलोंग y एक्सिस शुड आल्सो बी ज़ीरो। तो ये दोनों तरह से आप इसको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली जो बेसिक इसका पॉइंट है वो अगेन मैं बता दूं कि यही है, समेशन F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। यह भी बहुत इजी है। ये बेसिकली लीनियर मोशन के बारे में नहीं है, ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में नहीं है, बल्कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में है। The second condition of equilibrium imply to the rotational equilibrium, which mean that the body should not rotate under the action of the forces. अब हमने पहले जो है वो ये तो समझा कि बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए, लेकिन रोटेट एक ही जगह पे फिक्स होके रोटेट तो कर सकती है ना। तो इस लिहाज से भी इक्विलिब्रियम को हमने डिफ़ाइन करना पड़ा। उसके लिए हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो बनानी पड़ी। उसमें क्या है, कंसीडर द एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी
two forces F1 and F2 of the equal magnitude are acting on it in case A both forces act along the same line of action। अब यहाँ पे जो है वो दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे ऑपोजिट मूव कर रही हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। लेकिन केस बी में देखें, एक कपल जो है वो आपने पढ़ा था, कपल पेयर ऑफ फोर्सेस हैं जो कि डिफरेंट पॉइंट पे लग रही हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। The lines of action of two forces are different since magnitude of F1 and F2 are equal, so the resultant force is zero in both the cases। लेकिन इनका जो बेसिक पॉइंट दोनों का डिफरेंट है, लेकिन दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में भी सेम है, तो अगर इनका सम करेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। दस द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी कि ये फोर्स ने इस फोर्स को कैंसल आउट कर दिया और रिजल्टेंट ज़ीरो के इक्वल आया। द फोर्सेज आर फॉर्मिंग अ कपल विच कैन अप्लाई टॉर्क टू रोटेट द बॉडी अबाउट द पॉइंट। फोर्सेस तो कैंसल आउट होगी लेकिन स्टिल जो है वो रोटेशन स्टार्ट हो गई, बॉडी ने जो है वो रोटेट करना जो है वो शुरू कर दिया। तो इस सूरत हाल में हमें सेकेंड कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो फॉर्म करनी पड़ी, देयर इज़ नो नेट टॉर्क शुड बी एक्टिंग, कि अब ये मूव तो कर रही है ना, तो यहाँ पे एक कोई नेट टॉर्क जो है ना वो भी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए इस तरह से बॉडी में। तो इसके लिए सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर्म की गई, जिसमें हमने जिसको यूँ एक्सप्लेन करते हैं, द वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो, यानी कि बॉडी के ऊपर जो नेट टॉर्क लग रहा है वो भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इसको मैथमेटिकली हम यूँ एक्सप्रेस करते हैं, समेशन टी टॉर्क के लिए जो ग्रीक वर्ड है जिसे ताओ बोलते हैं, इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हैंस अ बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम व्हेन। अब इसके भी जो है कंपोनेंट हैं, एक एक्स कंपोनेंट है एक वाई कंपोनेंट है, तो इन दोनों का सम जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो एंड समेशन टॉर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओवरऑल हमारे पास ये एक इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करके हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। उसके लिए कुछ जो है रूल्स या स्टेप्स हम पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो रूल है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू विच इक्वेशन 4.8 एंड 4.9 आर टू बी अप्लाइड। इक्वेशंस क्या हैं जी, सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो और इसी तरह सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो, या समेशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो एंड समेशन टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ईच ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। हर ऑब्जेक्ट जिस पे आपने ये फाइंड आउट करना है उसे सेपरेटली ट्रीट करना है। ड्रा अ डायग्राम टू शो द ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। कोशिश करें कि एक आप डायग्राम बना लें जिससे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती फोर्सेस को आप एक्सप्रेस करें, और सिर्फ आपने वो वाली फोर्सेस जो हैं वो मेंशन करनी है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, ना कि ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, इसी तरह चूज अ सेट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस सच दैट as many forces are possibly lie directly along x axis and y axis, it will minimize the number of forces to be resolved into component। तो कह रहे हैं कि x और y कंपोनेंट जो हैं वो फोर्सेस के ड्रा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसी फोर्स ना ड्रा करें, कोशिश करें कम से कम ऐसी फोर्सेस ड्रा करें जिनके हमें कंपोनेंट x और y फाइंड आउट करने पड़ें। नंबर 4 पे बताया जा रहा है जी, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस विच आर नॉट पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नंबर 4 जो है उसमें ये समझाया जा रहा है कि पहले आप लोगों ने उन फोर्सेस को जो कि एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे अरेंज थी उनको फाइंड आउट किया। अब आपने उन फोर्सेस को जो कि जिनके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो हैं वो नहीं निकले हुए, उनको अभी निकालना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा उनको एक्स और वाई कंपोनेंट में, उनको रिजॉल्व कर लें। रिजॉल्व ऑल फोर्सेस विच आर नॉट पैरेलल टू आइदर ऑफ एक्स एक्सिस एंड देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो जो ना तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है उनको फिर आपने रिजॉल्व करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, फिर अप्लाई कर देनी है वही इक्वेशन 4.8 4.9 समेशन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड समेशन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरे नंबर पे अगर आपने कंपोनेंट्स पे लगानी है तो समेशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड समेशन एफ इज़ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू गेट टू इक्वेशन। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई,
इफ़ नीडेड अप्लाई इक्वेशन 4.10 बाय पुटिंग समेशन टी इज़ इक्वल टू 0। और अगर नीडेड है तो अगर टॉर्क कहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है यानी रोटेशनल मोशन, तो उसके सूरत में आपने ये वाली इक्वेशन भी पुट करनी है। द इक्वेशन कैन बी सॉल्व साइमल्टेनियसली टू फाइंड आउट डिज़ायर्ड अननोन क्वांटिटी। तो इसके थ्रू जो है आप वो कोई भी डिज़ायर्ड अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। 4.5 एग्जाम्पल को अब हम डिस्कस करते हैं ताकि इन रूल्स की हमें कुछ समझ आए। तो a picture is suspended by a mean of two vertical string as shown in figure 4.21. The weight of the picture is 5 Newton and it is acting at the center of gravity. Find the tension T1 and T2 in the two strings. अब ये बेसिकली आपको दो स्ट्रिंग्स नज़र आ रही हैं जिनके साथ इस पिक्चर को हैंग किया गया है और इसका वेट उन्होंने बता दिया है 5 न्यूटन है। तो टेंशन जो है वो हमने दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उनके अंदर फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन है टोटल अपवर्ड फोर्स जो है, अब आपको पता है कि ये एक रेस्टिंग पोजीशन में है तो इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल फोर्सेस जो हैं इस पर ज़ीरो होनी चाहिए। तो टोटल अपवर्ड फोर्सेस जो हैं वो एक तो यहाँ पे T1 है यानी स्ट्रिंग 1 के अंदर और एक स्ट्रिंग 2 के अंदर टेंशन है वो हमने सम अप करनी है। डाउनवर्ड फोर्स जो है वो हमारे पास 5 न्यूटन है जो कि वेट के इक्वल है इमेज के। सिंस देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है तो समेशन एफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है क्योंकि ये दोनों वाई एक्सिस पे हैं, ये भी और ये भी, और इसी तरह ये भी वाली फोर्स भी वाई एक्सिस पे हैं। तो तीनों फोर्सेस जो हैं वो वाई एक्सिस पे हैं। एफ वाई कंपोनेंट तो है इनका, एफ एक्स कंपोनेंट इनका नहीं है। तो इस वजह से हमने लिख लिया समेशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो और समेशन एफ वाई जो है वो भी इक्वल टू ज़ीरो ही पुट करना है। उसकी वजह क्या है कि ये बैलेंस्ड है तो इट्स मीन वो ज़ीरो के इक्वल है। तो इट्स मीन के T1 प्लस T2 यानी कि ऊपर को जो दो फोर्सेस लग रही हैं उन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है, वेट के इक्वल, यानी कि नेगेटिव उसमें से W करें तो इक्वल आएगा ज़ीरो के, मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो समेशन F इज़ इक्वल टू ज़ीरो मतलब उसमें 1 प्लस 2 ऊपर को लग रही हैं, ये पॉजिटिव हैं, इसमें माइनस कर दिया W के साथ क्योंकि वो नीचे की तरफ है तो उससे माइनस करेंगे तो ज़ीरो के इक्वल आंसर आना चाहिए। ये तो सेकंड कंडीशन जो है समेशन T यानी टॉर्क सम ऑफ ऑल टॉर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको अगर हम देखना चाहते हैं इस पर अप्लाई करके तो सिलेक्टिंग पॉइंट बी एज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसमें से बी पॉइंट जो है हम इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हेयर टॉर्क ऑफ T1 इज़, अब यहाँ पे देखें टॉर्क T1 की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ से जो T1 फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो इसकी वजह से जो मूवमेंट होगी वो क्या कैसी होगी, ये पिक्चर इस साइड से ऐसे ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, क्लॉक के हैंड्स जो हैं वो इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है या 9, तो इस तरह से वो मूव करते हैं। तो क्लॉकवाइज अगर टॉर्क हो तो ऐसे टॉर्क को हम नेगेटिव टॉर्क कंसीडर करते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। तो T1 जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, उसकी वजह क्या है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। वहीं पे जो T2 है हमारे पास, T2 अब क्या है वो बेसिकली इस वेट की वजह से है। ये जो वेट हमने वेट जो इमेज का है जो सेंटर ऑफ इमेज से लग रहा है, ये टॉर्क 2 जो है इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और जो ये नीचे को मूव करवा रहा है इमेज को। अब इसकी वजह से रोटेशन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से राइट को मूव करेगी। अगर हमारा पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे है, ये भी आपने याद रखना है, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से मूव कर सकती है, हम ये समझ रहे हैं। तो तीसरा जो टार्क है आप में भी सोच रहे हो ये T2 वाला टार्क जो है इसको मैंने क्यों कंसीडर नहीं किया, तो ये जो है किस एक्सिस पे लग रहा है, बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है। ये जो रोटेशन का एक्सिस यहाँ पे ड्रा किया है इसके ऊपर फोर्स लग रही है और हमने पढ़ा था कि टॉर्क तब प्रोड्यूस नहीं होता अगर टॉर्क के लिए जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डायरेक्टली लग रही है, तो उस सूरत में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, टॉर्क ज़ीरो होता है। तो ये वाली जो T2 वाली फोर्स है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लग रही है तो इस वजह से ये ज़ीरो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, ये तो पिक्चर को घुमाने में इसका कोई रोल नहीं होगा। तो हमारे पास दो ही टॉर्क हैं, एक वेट की वजह से और एक T1 की वजह से।
तो नीचे मूव करते हैं। नीचे इसी पॉइंट को बताया गया है T2 का जो टॉर्क है वो ज़ीरो होगा क्योंकि इट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब हमारे पास टॉर्क 2 है माइनस टॉर्क 1 करेंगे क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से नेगेटिव साइन आया और इनका जो सम है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, इसीलिए स्टेबल है ना इमेज। तो टॉर्क 2 की हमें क्या क्या वैल्यूज़ पता हैं, वेट उसका पता है 5 न्यूटन है, और बी से ओ का डिस्टेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो उन्होंने गिवन दी गई है डायग्राम के अंदर कि टॉर्क के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक फोर्स और एक डिस्टेंस, ठीक है, मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म क्या बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारे पास मोमेंट आर्म है, ठीक है। और ये मोमेंट आर्म को हमने जो है वो पुट करना है यहाँ ओ पॉइंट जो है, डब्ल्यू जो वेट लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे या मोमेंट आर्म पे लग रहा है, वो 20 की जो है वो मोमेंट आर्म पे ही लग रहा है। लेकिन T1 जो है वो 20 + 20 40 सेंटीमीटर पे लग रहा है। तो ये मोमेंट आर्म आपको पता है, टॉर्क में दो चीज़ें होती हैं, एक फोर्स और एक मोमेंट आर्म। तो यहाँ पे हमने जो पिक्चर के वेट की वजह से है उसको पुट किया, 5 न्यूटन उसका वेट है और उसकी जो मोमेंट आर्म है वो 0.2 है। और इसी तरह अगर हम T1 को देखें तो उसका डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर था, उसे मीटर में कन्वर्ट किया तो 4 मीटर आया। यहाँ पे भी इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, बेसिक यहाँ पे मेन, अब ये वाला माइनस है ना, ये वाली वैल्यू, तो इस पूरी वैल्यू को उठा के अगर हम इक्वल टू के इस साइड पे ले आएँ तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में, और ज़ीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब प्लस में आ गई वैल्यू। अब सिंपल है कि ये इस साइड पे जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा T1 × 0.4। अब हम अगर T1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें नहीं पता, 0.4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वापस उधर जाके इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें T1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह थोड़ा सा इंटरचेंज करना है, फार्मूला बन जाएगा आपका, और हमारे पास इसको सॉल्व करने से जो आंसर आ रहा है वो है 2.5 न्यूटन। यानी T1 का हमें पता चल गया कि 2.5 न्यूटन है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 इन एंड W इन इक्वेशन 1 वी हैव। अब इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। 2.5 न्यूटन जो है वो हमारे पास, टॉर्क 2 को तो हमने फाइंड आउट करना है, और वेट जो है वो 5 न्यूटन है। तो 1 इक्वेशन जो यहाँ पे हमने बनाई थी उसमें यही है ना कि टॉर्क 1 बताएं प्लस टॉर्क 2 माइनस डब्ल्यू। अब टॉर्क 1 भी पता है, डब्ल्यू भी पता है, तो टॉर्क 2 हम फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी टॉर्क 1 की और वेट की, और इन दोनों को जो है वो दूसरी साइड पे भेज दिया। यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और हमारे पास 2.5 जो है वो न्यूटन आंसर में आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क 2 जो है वो 2.5 हमारे पास होगा, ये हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी मेन पॉइंट्स जो हैं वो नोट्स से समझेंगे, इसकी डेफिनेशंस को, और उसके बाद जो है वो बुक से भी ओवरव्यू लेंगे जी। तो पहले हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा, फिर हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ा, और अब हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने लगे हैं। An object is in equilibrium when its center of mass lies directly above the point of support and force acting on the both sides are balanced। किसी भी चीज़ को इक्विलिब्रियम में हम तब बोलेंगे जब उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल उस पॉइंट पे है जहाँ से उसे सपोर्ट मिल रही है, और बाकी जो साइड पे उसे फोर्सेस लग रही हैं वो भी बैलेंस है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक वॉल के साथ हैंगिंग इमेज की ही एग्जांपल लूँ, तो लेट से वो एक ही स्ट्रिंग के साथ जो है वो इस तरह से एक कील के साथ लटकाई गई है, और उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल इस कील के नीचे है, यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। और बाकी जो साइड पे, इस साइड पे फोर्स लग रही है या इस साइड पे फोर्स लग रही है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये स्टेट है इक्विलिब्रियम का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, इसको अब हम समझते हैं। अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन।
अब कुछ चीज़ें हैं, अगर उनको हम थोड़ा सा हिलाएं और वो वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएं तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेट्स से हमारे पास एक कोई इस शेप में जो है वो चीज़ है, तो हम इसको अगर डिस्टर्ब भी करेंगे तो ये थोड़ा सा इधर को मूव होके थोड़ा सा वापस इधर को मूव होगी और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, तो इसको हम कहेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के जो की करैक्टर्स होते हैं वो सेंटर ऑफ मास इज रेज्ड विदिन व्हेन टिल्टेड। जब हम इसको टिल्ट करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, और या इस साइड को टिल्ट करेंगे तो ये वाला मास इधर तक आ जाएगा, यानी ऊंचा हो जाएगा, ये कोने पे मूव करने की वजह से तो रेज हो जाएगा। रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और इस सूरत में एक रीस्टोरिंग जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ड्यू टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से। द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, और ऑब्जेक्ट जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है, एक कॉन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, इफ टिल्टेड स्लाइड इट रिटर्न टू अपराइट। मैं एग्जांपल बुक से दिखा देता हूँ आपको। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब इसको टिल्ट किया गया है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो देखें राइज हो गया है, ठीक है, ये अच्छा खासा ऊपर हुआ है, ठीक है। और दो फोर्सेस हैं जो कि एक इधर को और एक ये नीचे को वेट वाली फोर्स, ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इसको काउंटरएक्ट कर रहे हैं उसकी मूवमेंट को और वापस उसे स्टेबल कर दिया है। तो नंबर 2 पे अब हमारे पास आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको डिस्कस करते हैं। अब बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट कंटिन्यू टू फॉल अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब अगर तो कोई बॉडी जो है अगर उसे हम स्लाइट टिल्ट करें उसके अंदर तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की बजाय जिस साइड को हमने फोर्स लगाई है उस साइड को फॉल कर जाए तो हम कहेंगे कि ये बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। की करैक्टर्स अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास इज़ लोअर ड्यूरिंग टिल्टिंग। जब हमने टिल्ट किया है तो जैसे स्टेबल में राइज हुआ था सेंटर ऑफ मास, इसमें लोअर होगा। टॉर्क मूव द ऑब्जेक्ट फर्दर अवे फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, टॉर्क जो है वो उसको अवे कर देगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, और इट कैन नॉट रिटर्न टू अर्लियर स्टेट ऑन इट्स ओन, और ख़ुद ब खुद जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वो नहीं आ सकती। एग्जांपल क्या है, कॉन बैलेंस्ड ऑन इट्स टिप, अ स्मॉल पुश काज इट टू फॉल ओवर। अब मैं इसकी भी एग्जांपल आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है, तो ये स्टेबल है। अब जैसे ही इसको टिल्ट किया तो अब ये देखें सेंटर ऑफ मास जो है जैसे ये घिरेगी तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है लोअर हो जाएगा, और जो टॉर्क है वो इसको वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं लेके जा सकेगा, ठीक है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन की ये हालत है। थर्ड टाइप को आप डिस्कस करते हैं, ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है वो सबसे आसान है समझने में भी। अब बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब इट स्टे एट इट्स न्यू पोजीशन विदाउट एनी चेंज इन हाइट ऑफ cm। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट जो है वो चेंज नहीं होती, और इसकी जो न्यू पोजीशन है उसके अंदर भी जो है ये डिस्टर्ब होने के बाद अपनी न्यू पोजीशन में भी उसी सेंटर ऑफ मास की हाइट पे जो है वो स्टेबल रहती है, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो पाता। इसकी भी एग्जांपल मैं शो करवाता हूँ। अ सेंटर ऑफ मास रिमेन अनचेंज, इसमें सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो सकता। जैसे एक बॉल है, लेट्स से ये एक गोल सी एक बॉल है, तो इसका सेंटर ये है, इसको आप यहाँ से रोटेट करके इधर भी कर देंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यही रहना है। तो नो रिस्टोरिंग और टॉपलिंग टॉर्क इज़ प्रोड्यूस्ड, इसको रिस्टोर करने के लिए कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा। ऑब्जेक्ट स्टे वेयर प्लेस्ड, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे वो स्टे करेगा। एग्जांपल क्या है, सिलेंडर रोलिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस, अ कॉन रेस्टिंग ऑन इट्स साइड्स। तो इसको भी बुक से मैं एक बार दिखा देता हूँ। जी तो यहाँ पे आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स को देख सकते हैं। ये देखें जी, वेट और फोर्स जो कि दोनों इक्वल हैं और एक ही पॉइंट पे हैं। यहाँ पे एक बॉल है, आपको ये भी नज़र आ रही है, और एक कोन जो है वो भी एक अपनी साइड पे रेस्ट करती नज़र आ रही है। अदर ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है जिसको अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी को किस तरह से हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों में इम्प्रूव किया जाता है ताकि जो चीज़ें हैं वो अपनी पोजीशन पे रहें, वो गिरे ना। तो इसको भी पहले मैं शॉर्ट नोट से एक्सप्लेन करूँगा, इसके मेन पॉइंट्स और की डेफिनेशंस को, बाद में हम बुक से इसका ओवरव्यू लेंगे। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो दो मेन पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर स्टेबिलिटी जो है इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक है हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, सीजी से रिप्रेजेंट करेंगे विड्थ ऑफ द बेस, और दूसरे नंबर पे है बेस की विड्थ कितनी है। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो दो काम करने पड़ेंगे। या तो हम उसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको लो कर दें, ठीक है, जिस तरह लो सीटेड चेयर्स आर मोर स्टेबल। दूसरा ये है कि उसकी जो बेस है उसको हम वाइडर कर दें, यानी फैला दें उसको ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम्पल है बस विद हैवी लोड प्लेस्ड लो इज़ मोर स्टेबल देन व्हेन लोडेड ऑन द टॉप रूफ। ठीक है, अगर हम लोड जो है वो प्लेस करें बस के सेंटर में, दरमियान में, तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी अगर उसके लोड जो है अगर हम उसके छत पे सारा प्लेस कर दें तो। नेक्स्ट जो अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं बसेस, शिप्स, बोट्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी इन्हेंस करने के लिए इन्हेंस्ड बाय लोडिंग लो एंड ब्रॉडनिंग द बेस। एक तो उसको लोड उनमें जो है वो नीचे करके निचले पॉइंट पे डाला जाता है ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो रहे। नंबर 2 पे उनकी बेस को ब्रॉड किया जाता है। इसी तरह जो पावर टावर्स हैं और ब्रिजेस हैं आर आल्सो डिज़ाइन विद लो सीजी एंड वाइड बेसिस फॉर स्टेबिलिटी। उनको भी लो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आर्किटेक्चर ड्रा करते हैं, और इसी तरह बेसिस को भी जो है वो स्टेबिलिटी के लिए वाइड बनाया जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो रेसिंग कार्स को अगर हम देखें तो मूविंग एट हाई स्पीड एंड टेक शार्प टर्न, उन्होंने हाई स्पीड पे मूव करना होता है, शार्प टर्न लेने होते हैं, इस वजह से उन्हें डिज़ाइन किया जाता है कि लो सेंटर ऑफ मैस हो। आपने अक्सर देखा होगा वो रोड के साथ बिल्कुल टच हो रही होती हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे वाइड व्हील बेस, उनके जो व्हील्स हैं वो अच्छे खासे वाइडर नज़र आते हैं, व्हील प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी, और उनको भी बाहर वाली साइड पे जो है बॉडी के प्लेस किया जाता है साइडों पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आए। ठीक है, बाहर वाली साइड पे हो गए तो उससे क्या होगा, वाइडर जो है वो स्पेस हो जाएगी, यानी कि एक गाड़ी है अगर इतनी सी, तो उसके अगर व्हील्स यहाँ पे होंगे तो स्पेस जो है वो इतनी वाइडर नहीं होगी। यहाँ पे अगर होंगे दोनों व्हील्स बाहर वाली साइड पे तो अच्छी खासी ये स्पेस जो है दरमियान में बनेगी, तो बेस उतनी वाइडर हो जाएगी। दीज फीचर प्रिवेंट ट्रॉपलिंग ड्यूरिंग टर्न, तो इनकी वजह से जो है वो गाड़ियाँ जो हैं उनमें वो इजीली टर्न वगैरह जो हैं वो ले सकती हैं। नंबर 2 पे बैलेंसिंग टॉयज़ जो हैं वो अक्सर आप लोग देखते हैं अपने इर्द गिर्द। टॉय कुछ ऐसे बनाए जाते हैं जो कि रिटर्न अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, जितना मर्ज़ी उनको डिस्टर्ब कर लें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत पे आ जाते हैं। उनके अंदर जो है वो मोस्टली मेटल बॉल प्लेस की जाती है उनकी बेस में, जिससे क्या होता है देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज लाई बिलो द पाइवट पॉइंट, तो उनके पाइवट पॉइंट से लो हो जाता है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हेन डिस्टर्ब सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज मोमेंटरीली रिस्टोरिंग टॉर्क ब्रिंग इट बैक, जैसे डिस्टर्ब करते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होता है, लेकिन वापस फिर वज़न वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से वो वापस बेस पे आ जाता है और चीज़ें वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं। एजुकेशनल वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो हेल्प किड्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, इससे जो है बच्चे सीखते हैं इन टॉयज़ से कि किस तरह से बैलेंस और स्टेबिलिटी हासिल किया जा सकता है। मैनी गेम्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, और इसी प्रिंसिपल को देख के काफ़ी गेम जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। बुक से अगर ओवरव्यू लें तो यहाँ पे बताया गया है कि हम डेली लाइफ में जो है वो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि चेयर्स जो हैं वो लो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टेबल हों। इसी तरह एक बस जो है वो स्टेबल होती है कि उस पर लोड जो है वो कितना लो एरिया पे डाला गया है, उसकी रूफ पे अगर लोड होगा तो वो उतनी अनस्टेबल होगी। यहाँ पे अगेन बस और शिप्स और बोट्स को एक्सप्लेन किया गया है जो कि मैं नोट्स में कर चुका हूँ।
इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन दिखाई गई है कि एक चेयर है, उसको अगर हम डिस्टर्ब करें तो यहाँ पे देखें जी, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो राइज़ कर गया है, ठीक है, डिस्टर्ब करने की वजह से राइज़ कर गया। तो ऐसा जो कंडीशन होती है उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। बट इट हैज़ बीन टर्न्ड इनटू एन अनस्टेबल पोजीशन बाय टिल्टिंग इट बैक ऑन इट्स लेग। In this tilted position, a couple is formed by its weight and reaction force of the ground. This clockwise couple tend to overturn the chair backward. अब ये जो कपल प्रोड्यूस हुआ है, एक ये वाली फोर्स और एक ये वाली फोर्स, ये इसको ऊपर को मूव कर रही है, ये इसको नीचे को, इसकी वजह से बैकवर्ड फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी और पीछे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। इसको हमने डिस्कस किया किस तरह से जो है वो गाड़ियाँ, रेसिंग कार्स जो हैं उनको लो बनाया जाता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उनके जो टायर हैं बाहर वाली साइड पे प्लेस करके ब्रॉडर टायर, उनको ब्रॉडर बेस भी दी जाती है। उसके साथ साथ हमने टॉयज़ जो हैं उनको डिस्कस किया किस तरह से जो है वो बनाया जाता है कि उनका वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएं। इसके साथ साथ जो है हमने मज़ीद जो है वो ये भी समझा कि बच्चों के लिए, बच्चों को सीखने के लिए ये किस तरह से मददगार है, ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट जो है अब हम रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन को जो है वो डिटेल से समझते हैं जी। तो टॉपिक है हमारा रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन। तो हम इन दोनों टाइप्स के मोशंस के दरमियान का फ़र्क जो है उसको वाज़े करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको शॉर्ट नोट से इसके मेन पॉइंट्स समझाऊंगा, उसके बाद वापस हम बुक से इसका ओवरव्यू लेंगे जी। कंपैरिजन समझने के लिए सबसे पहले इन दोनों को डिफ़ाइन करते हैं। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है बॉडी का एक प्लेस से दूसरी जगह पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रोटेशनल मोशन की बात करें तो मोशन है बॉडी का अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस और पॉइंट, किसी फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो बॉडी का मूव करना क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन। ईच फिजिकल क्वांटिटी इन ट्रांसलेशनल मोशन हैज़ रोटेशनल काउंटर पार्ट। हर जो फिजिकल क्वांटिटी है ट्रांसलेशन मोशन में, उसमें रोटेशनल काउंटर पार्ट भी कुछ ना कुछ होता है। नेक्स्ट हम इन दोनों को जो है वो लिखते हैं, इनका डिफरेंस लिखते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो वेलोसिटी पे बेस कर रहा होता है और रोटेशनल मोशन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी पे बेस कर रहा होता है, यानी इसमें वेलोसिटी हो रही होती है और इसमें भी वेलोसिटी चीज़ें मूव तो कर रही हैं लेकिन एक ख़ास एंगल पे जो है वो रोटेशन की वजह से घूम रही हैं। इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है कि एक्सेलरेशन तो हो रही है लेकिन एक एंगल पे जो है वो मूवमेंट हो रही है। फोर्स है इसके अंदर कि फोर्स जो है वो काज करती है ट्रांसलेशन मोशन, और इसके अंदर जो है वो टार्क होता है। आपको पता है कि एक मूवमेंट जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो टार्क के अंदर हम देखते हैं। इसमें लीनियर मोमेंटम होता है और इसमें एंगुलर मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है आपको पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी जो है उसे हम मोमेंटम बोलते हैं। तो इसमें मोमेंटम जो है वो लीनियर होता है, एक लाइन के अंदर होता है, ठीक है। इवन आप देखेंगे जब हमसे कोई चीज़ हम अपने पाँव के नीचे रख के तोड़ने की कोशिश करें और वो ना टूटे तो हम जंपिंग करते हैं। जंपिंग क्यों करते हैं, हमें पता है कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगी, तो वो मोमेंटम है बेसिकली। और इसमें एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों में कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने ज़रूर याद रखना है। की कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो जस्ट एज फोर्स काज लीनियर एक्सेलरेशन, टॉर्क काज एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरह फोर्स जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन काज करती है, वैसे ही टॉर्क जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन काज कर देता है अगर वो उसका एक कोई फिक्स पॉइंट है। सो टॉर्क प्ले द सेम रोल इन रोटेशन दैट फोर्स प्ले इन द स्ट्रेट लाइन मोशन। तो दोनों का जो बेसिस है ना, रोटेशनल मोशन और जो ट्रांसलेशनल मोशन है, वो टॉर्क फॉर रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन के लिए फोर्स। तो रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर हम देखें, आर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन आर नेट एक्सटर्नल टॉर्क। अगर कोई एक चीज़ घूम रही है, रोटेशन में है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो
वो मूव करती रहेगी तब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल जो फोर्स है या एक्सटर्नल टार्क जो है वो अप्लाई ना किया जाए। दिस इज एनालॉगस टू द अ बॉडी इन लीनियर मोशन कंटिन्यू टू मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। और ये बिल्कुल जो है मिलता जुलता है लीनियर मोशन के साथ भी, कि अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन में है तो वो तब तक लीनियर मोशन में मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। अब आप अगर इन पैराग्राफ्स को देखेंगे तो यहाँ पे वही बातें एक्सप्लेन की गई हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम जो है ट्रांसलेशन मोशन और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड फोर्स वगैरह, मोमेंटम जो है वो टॉर्क, और एंगुलर मोमेंटम जो है ये आपको पता ही है कि ये तमाम जो हैं हमें रोटेशनल मोशन के अंदर नज़र आते हैं। ठीक है, इट सजेस्ट दैट द टॉर्क प्ले द सेम रोल इन द रोटेशनल मोशन दैट प्लेड बाय द फोर्स इन द ट्रांसलेशनल मोशन। Therefore, we justify and predict that the analogous to Newton first law of motion। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मोशन इन अ सर्कल। मोशन इन अ सर्कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम इसको जो है पहले शॉर्ट नोट से इसके मेन पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद जो है हम बुक से भी इसका ओवरव्यू लेंगे। मोशन इन अ सर्कल को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पता होनी चाहिए सर्कुलर मोशन में क्या होती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, एक टेंजेंट की तरह आपको नज़र आएगी जी। तो टेंजेंट से क्या मुराद है, एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही होती है। तो यहाँ पे देखें अगर कोई भी चीज़ घूम रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है, अगर यहाँ पे है तो उसका टेंजेंट इस तरह को ड्रा होगा, अगर यहाँ पे है तो इस साइड को। और किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी का वेक्टर देखना चाहेंगे तो वो एक सर्कल पे टेंजेंट की तरह ड्रा होगा। नेक्स्ट है दिस मीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज हो रही होती है। इवन इफ स्पीड रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अब स्पीड सेम भी है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है बार बार चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट्स मीन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ये आपने याद रखना है स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद। दिस चेंज इन डायरेक्शन रिक्वायर अ फोर्स। और ये जो चेंज है डायरेक्शन में, ये बार बार हर पॉइंट पे जो है वो चेंज करवाना, इसके लिए ख़ास फोर्स होनी चाहिए। अब ये फोर्स जो है ये कहाँ से प्रोवाइड की जाती है? अब ये फोर्स डिफरेंट तरीक़ों से प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर एक बच्चा जो है वो एक स्टोन को रस्सी से बांध के घुमा रहा है तो वो वाली फोर्स उसको रस्सी प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जैसे डिफरेंट चीज़ें, जैसे मून अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है तो इस सूरत में ग्रेविटी जो है ये फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें याद रखनी चाहिए। कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो कांस्टेंट फोर्स चाहिए चेंज करने के लिए डायरेक्शन वेलोसिटी की, वो फोर्स हर वक्त किस साइड को लग रही होती है? सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इंपॉर्टेंट नोट क्या है जी हमारे पास? द रिक्वायर्ड फोर्स मस्ट एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगनी चाहिए वेलोसिटी के, वेलोसिटी के साथ उसका परपेंडिकुलर जो है वो आपने एंगल बनाना है। इफ़ द फोर्स हैड एनी कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी इट वुड इंक्रीज डिक्रीज द स्पीड, नॉट जस्ट चेंज द डायरेक्शन। और अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी के अलोंग होगा तो वो स्पीड को जो है वो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो इसमें अगेन वही कॉस थीटा आ जाएगा। एफ कॉस 90 डिग्री होगा और वो इक्वल होता है 0। ठीक है,
तो वो 0 के इक्वल होता है। cos 90 की वैल्यू जो है वो आपको 0 के इक्वल आएगी। सो स्पीड रिमेन कांस्टेंट एंड ओनली डायरेक्शन चेंज। तो अगर उसको आप 90 डिग्री पे, यानी कि जैसा यहाँ पे बताया गया था कि परपेंडिकुलर लगाएंगे, तो फिर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। जी, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो इन्हीं बातों को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले कि जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वेलोसिटी जो है, अगर उसको हम देखें तो टेंजेंट ड्रा करती है उस सर्कल के ऊपर। हर जिस पॉइंट पे भी आप वेलोसिटी का जो डायरेक्शन देखेंगे वो एक टेंजेंट की शक्ल में आपको नज़र आएगी। और मज़ीद ये बताया गया है कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, और वो वाली फोर्स आप यहाँ पे उसकी देख सकते हैं, डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर है हर जगह पे। नेक्स्ट हमें ये भी बताया गया है कि वो फोर्स जो कि अंदर की तरफ जो है वो लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेलोसिटी के। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होगी तो उस सूरत में वो डायरेक्शन ही नहीं बल्कि वो तो मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का है उसको भी चेंज कर रही होगी। तो दैट्स वाई 90 होगी तो फिर वो सिर्फ किसको चेंज करेगी, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी, जस्ट जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को जो पहले शॉर्ट नोट से इसकी की डेफिनेशंस और मेन पॉइंट्स को समझेंगे और उसके बाद हम बुक से इसका ओवरव्यू लेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड अ फोर्स मस्ट कंटिन्यूअसली एक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। मेन अभी हमने जो है वो सर्कुलर मोशन में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसको मूव करवाने के लिए उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे जो है वो चेंज होनी है। ठीक है, वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन ओवरऑल देखेंगे तो वो एक टेंजेंट की शक्ल में जो है इस तरह से निकलेगी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे वो एक टेंजेंट बनाएगी उस सर्कल पे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि उस चीज़ को वो मूव क्यों नहीं कर रही उस टेंजेंट पे, यानी इस तरह जो टेंजेंट बन रहा है उस पर वो इस सर्कल को लीव क्यों नहीं कर पा रही, उसकी वजह यह है कि कोई फोर्स उसको जो है वो सेंटर की तरफ खींच रही है और वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगी, इस वजह से परपेंडिकुलर होना लाजमी है। तो इस तरह से उसको खींच रही है सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ, और वो वाली फोर्स जो है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, centripetal force is the force that cause an object to move in a circle at constant speed, always directed toward the center of the circular path। अब ये बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है सर्कल के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड में, और हमेशा जो है ये डायरेक्टेड होती है टूवर्ड द सेंटर, यानी ये वाली फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ लग रही होती है। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। एम फॉर मैस है हमारे पास, एफ सी फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, एम फॉर मैस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि केजी में होता है, वी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है मीटर पर सेकेंड, और आर जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जिस पाथ के ऊपर वो घूम रही है उसका रेडियस, यानी जिस सर्कल में वो घूम रही है चीज़ उसका रेडियस। अब एक एग्जांपल है बुक में दी गई जिसको हम सॉल्व करते हैं। ये अक्सर सेंट्रीपिटल से रिलेटेड जो है वो एक शॉर्ट सा न्यूमेरिकल ज़रूर आता है पेपर्स में, तो इसको ज़रूर आपने जो है वो सॉल्व करना है। आगा खान बोर्ड वालों के लिए तो ज़रूरी है, उनके तो एमसीक्यू में भी ये ज़रूर आना होता है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एमसीक्यू में ये ना आया हो, तो इसको ज़रूर समझिएगा। 150 ग्राम स्टोन इज़ व्हर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किट एट 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड के साथ जो है उसे घुमाया जा रहा है 150 ग्राम के स्टोन को। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ 1.2 मीटर, और लेंथ जो है वो 1.2 मीटर है। तो फाइंड करनी है हमने सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल वो फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है
कि FC इज इक्वल टू mv²/r, इसी को अप्लाई करेंगे। मैथ्स जो है वो हमें ग्राम में दिया गया है, आपको पता है केजी में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको आप 1000 के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे तो 0.15 kg आ जाएगा। स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस भी मीटर के अंदर जो है 1.2 मीटर गिवन है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वो फार्मूला है FC इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। ये फार्मूला मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ जी। तो इस तरह से ये फार्मूला है, इसमें जस्ट आपने जो है वो वैल्यूज़ पुट की हैं। ये हमारे पास मैस है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, और ये हमारे पास 1.2 उसका रेडियस है। तो 8 का स्केयर लेके 0.15 से मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड कर दें 1.2 से, तो आपके पास 8 न्यूटन जो है वो आंसर आ जाएगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसे अंदर की तरफ खींच रही है, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ, वो 8 न्यूटन है। ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स की हमने एक्सप्लेनेशन को समझा, उसके बाद उसकी जो डेफिनेशन थी उसको देखा कि ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है सर्कल में एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। उसके बाद 4.5 जो हमने एग्जांपल है इसको सॉल्व किया, आपके सामने है। सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस को अब हम डिस्कस करते हैं। क्या हैं सोर्सेज सेंट्रीपिटल फोर्स के? We have learned that the centripetal forces has to be supplied if the body is to be maintained in circular path. What could be the source of centripetal force? अभी हमने ये समझा था कि किसी भी चीज़ को सर्कल के अंदर अगर रोटेट करवाना है तो कोई ना कोई उसका सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंटर को एक जो फोर्स उसको खींच रही हो, ऐसी फोर्स ज़रूरी है उसके लिए। उस फोर्स के बगैर कोई भी चीज़ जो है वो एक सर्कल के अंदर नहीं घूमेगी। तो वो वाले हम किन किन चीज़ों के थ्रू वो वाली फोर्स का सोर्स जो है जनरेट कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि स्टोन के साथ जो है हम रस्सी बांधें तो ये रस्सी जो है वो हमें सोर्स प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया, इफ़ वी टाई अ स्टोन टू द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड whirl it from the other end, we have to exert a force on the stone through the string. If we release the string when it is at any point P, the stone will fly off along the tangent. तो जैसे कि आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, सर्कल में कहीं पे भी अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन हमेशा वो सर्कल पे टेंजेंट के तौर पे नज़र आएगी। तो अगर कहीं पे भी आप रस्सी छोड़ते हैं या रस्सी टूटती है तो वो पत्थर जो है वो एक टेंजेंट पे, वहाँ उस पॉइंट पे एक टेंजेंट की ड्रा करें तो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। Then it will move along the same straight line with constant velocity unless an unbalanced force act on it. और वो उस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा यहाँ तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स जो है उस पर एक्ट ना हो। इनफैक्ट द टेंशन T इन द स्ट्रिंग वाज प्रोवाइडिंग द स्टोन द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेसिकली जो रस्सी के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स थी, वो टेंशन जो रस्सी की है वो उसे प्रोवाइड कर रही थी स्टोन को, जिसकी वजह से वो मूव कर रहा था सर्कल में। When we release the string, we stop applying force on the stone and hence it move in a straight line. तो जैसे ही हमने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना बंद कर दी उसे छोड़ के, तो वो उसकी मूवमेंट जो थी सर्कुलर पाथ में वो भी स्टॉप हो गई। नेक्स्ट सोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास मून और सैटेलाइट्स वगैरह जो हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो आ जाती हैं। नाउ कंसीडर द केस ऑफ मून विच मूव अराउंड द अर्थ एट कांस्टेंट स्पीड, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप इट इन इट्स ऑर्बिट। तो इस सूरत में जो ग्रेविटी है, जो खींचने के अर्थ की जो पुलिंग फोर्स है और मून की, वो इस सूरत में सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। सेम इज़ द केस ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह जो सैटेलाइट्स हैं उनको किसी रस्सी से तो नहीं बांधा, तो उन्हें कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? वो बेसिकली अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उन्हें खींच रही है। इसी तरह जो एक और रियल लाइफ एग्जांपल है वॉशिंग मशीन, ड्रायर। इसके अंदर क्या होता है कि ड्रायर इज़ अ मेटेलिक सिलेंड्रिकल ड्रम विद मैनी स्मॉल होल इन इट्स वॉल। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये छोटे छोटे सुराख भी हैं इसमें। विद वेट क्लॉथ्स आर पुट इन इट व्हेन द सिलेंडर रोटेट रैपिडली, फ्रिक्शन बिटवीन क्लॉथ्स एंड ड्रम वॉल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एज द वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव,
so they cannot get the required centripetal force to move in the circular path. अब जब इसको रोटेट करवाया जाता है तो जो कपड़े हैं वो तो इसकी वाल्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और वो उन होल्स में से नहीं निकल सकते क्योंकि उनको जो कंटेनर है उसने स्टॉप किया हुआ है। लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो तो इन छोटे छोटे सुराखों से निकल सकते हैं, उनको तो किसी चीज़ ने नहीं ना होल्ड किया, तो वो इजीली वहाँ से एस्केप करके बाहर निकल जाते हैं। बाहर से मुराद है वॉशिंग मशीन से बाहर नहीं, इस एक जो ड्रम है जिसके अंदर होल है उसमें से निकल जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ के अंदर उनको किसी चीज़ ने रोका नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है वो क्विक ड्राइंग होती है क्लॉथ की। तो क्लॉथ में से बेसिकली पानी निकल के ड्रम में चला गया और क्लॉथ जो है जल्दी से सूख जाएंगे। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वो है दैट ऑफ अ क्रीम सेपरेटर। इन अ क्रीम सेपरेटर मिल्क इज़ वेल्ड रैपिडली। अब क्रीम सेपरेटर के अंदर जो है मिल्क को अच्छे से घुमाया जाता है तो उससे क्रीम जो है वो अलग हो जाती है। तो ये कुछ जो हैं वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं या सोर्सेज हैं सेंट्रीपिटल फोर्सेस के। The lighter particles of cream experience less centrifugal या centripetal force and gather in the central part of the machine. The heavier particle of milk need greater centripetal force to keep their circular motion in circle of small radius. In this way they move away toward the walls. तो जो हायर हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्रीम सेपरेटर में उनको ज़्यादा फोर्स चाहिए खींचने के लिए अंदर, क्योंकि उनका मैस ज़्यादा है, तो वो वाल्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, जबकि लाइटर जो हैं वो खींचे जाते हैं और वो सेंटर में रहते हैं। तो इस तरह से जो है ये रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। डिफरेंट इसके सोर्सेज हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट है। तो मज़ीद ऐसे ही लेक्चर्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।